हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमारा सीरीज़ चल रहा है एडीएस पीडीएस एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, तो इसमें हम लोग थर्ड वीडियो आज डाल रहे हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो मैंने कहा था कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए प्रीवियस एग्जाम्स के तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं मेल आईडी, और मैं आपको रिवर्ट बैक कर दूंगा मेल पे आपको। ठीक है, आई 100% श्योर कि ये जो डिटेल मैं दे रहा हूँ ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगी 100%। 4 टॉपिक कवर करेंगे: लॉकआउट, टैग आउट, रेविंग नाइफ, सेफ्टी स्टैकिंग एंड डी स्टैकिंग एंड हजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन फॉर इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी के एग्जाम्स में। ठीक है, सेफ्टी इंजीनियरिंग फर्स्ट का पेपर ये है, एग्जाम प्रिपरेशन हम आपकी करवा रहे हैं। तो लेट्स गो टू अवर टॉपिक। और इसमें मैं बताऊंगा आपको बहुत सारे, इसमें आपको डिटेल्स मिलेंगे। जब मैं टेक्स्ट लिख के बता रहा हूँ आपको, ये आपको पॉज कर करके आप इस पर राइट डाउन कर लीजिए अपने हिसाब से, अपने नोट्स बना लीजिए। तो आपको जब प्रिपेयर करेंगे तो आपको आसानी होगी याद करने में, रिकॉल करने में। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है आपको कि राइट ए ब्रीफ ऑन टैग आउट एंड लॉकआउट। ठीक है, टैग आउट इज ए प्रोसीजर जिसमें हम टैग आउट डिवाइस, एनर्जी आइसोलेटिंग डिवाइस पे लगा रहे हैं। उसमें ये लिखा रहता है कि ये काम कब से कब तक चलेगा, इसमें क्या कौन व्यक्ति काम कर रहा है और क्या काम हो रहा है, और बिना स्टैक के रिमूवल के आपको काम नहीं करना है। ठीक है, ये जानकारी होती है टैग आउट में जनरली। ठीक है, उसके ये आपको लिखना है इस प्रकार से। एनर्जी आइसोलेटिंग डिवाइस पे हम लॉकआउट डिवाइस लगाएंगे, है ना। ये एक प्रोसीजर है जिसमें जो भी एनर्जी सोर्स है उसको आइसोलेट कर दिया जाता है ना, विद दिस लॉक, है ना। और इस लॉक के हटाए बिना, जब तक इस लॉक को हटा नहीं सकते जब तक कि आप उसको काम नहीं करना चाहिए, ये लिखा जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका टॉपिक रिविंग नाइफ। रिविंग नाइफ क्या है? एक सेफ्टी इक्विपमेंट है जो कि टेबल सॉ के ऊपर यूज़ किया जाता है, जो कि सर्कुलर टेबल सॉ, जो कि लकड़ी काटने के लिए जनरली यूज़ किया जाता है। जो सॉ के पीछे की तरफ एक लगा रहेगा ब्लेड जैसा होता है। ठीक है, इसका पर्पस ये होता है कि ब्लेड के साथ में जब लकड़ी कटती है तो उस लकड़ी के बीच में एक गैप मेंटेन करता है कुछ mm का, है ना। जब वो लकड़ी कटती है तो उस समय उसमें गैप मेंटेन करता है, और जब वो गैप मेंटेन रहता है तो उससे क्या होता है, वो आगे की तरफ वाले जो लकड़ी जो कट रही है वो आपस चिपकेगी नहीं और वो किक बैक नहीं मारेगी ऑपरेटर को, है ना, जिसके कारण इंजुरीज हो जाती है ऑपरेटर्स को, है ना। तो इसका पर्पस ये होता है कि वो किक बैक को रोकता है ये रिविंग नाइफ। इस प्रकार का इक्विपमेंट होता है जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, और इसमें एक और प्रोविजन गार्ड भी लगाया जाता है रिविंग नाइफ के साथ में, तो वो और ज़्यादा सेफ रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टैकिंग एंड डी स्टैकिंग। तो इसमें आपको पूछा जाएगा राइट ए ब्रीफ ऑन स्टैकिंग एंड डी स्टैकिंग। स्टैकिंग में सामान को रखना है, जमाना है, और डी स्टैकिंग में सामान को वहाँ से उतारना है। ठीक है, तो सेफ्टी में आप स्टैकिंग डी स्टैकिंग आप समझ गए होंगे क्या होगा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स इस तरह आप लिख के आप आंसर दे चाहिए। समतल जगह पे आपको सामान रखना चाहिए। व्हेन मेटल हैंडलिंग पीपीस का उपयोग करना चाहिए। स्टैक की हाइट 3 गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके बेस जितना है उससे 3 गुना से ज़्यादा स्टैक की हाइट नहीं होनी चाहिए। हैवीएस्ट जो भारी पार्ट है उसको नीचे रखना है, हल्के पार्ट्स को हाइट पे रखना है, ये ध्यान रखना है। उसके ऊपर टैग लगा होना चाहिए, लेबल लगे होने चाहिए। उसके बाद है कि जितना हो सके आप मैकेनिकल असिस्टेंट फॉर्कलिफ्ट द्वारा, क्रेन के द्वारा मेटल को उठा के शिफ्ट करें, है ना, ये रखें। मैनुअली असिस्टेंस कम से कम करना चाहिए। जहाँ पे भी सामान रखा गया है वहाँ पे एल्यूमिनेशन जरूरी है, लाइटिंग बराबर होनी चाहिए। किसी भी इमरजेंसी रास्ते या फिर इमरजेंसी इक्विपमेंट, फायर अलार्म सिस्टम है, उसको ब्लॉक करके मटेरियल नहीं रखना चाहिए। जो भी मटेरियल रखा है उसके आजू बाजू में आपको गुजरने के लिए रास्ता होना चाहिए, घूमने के लिए जगह होनी चाहिए कि वहाँ पे जाके वापस आदमी इसको उतार सके। साफ सफाई बरकरार रखना चाहिए और लिफ्टिंग करने के सही तकनीक का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डी स्टैकिंग। तो डी स्टैकिंग इसका विपरीत प्रोसेस है कि आप सामान जैसे जमा रहे हैं, सामान को उतार रहे हैं, है ना। तो डी स्टैकिंग में सबसे ज़्यादा हज़ार्ड है कि जब उतारते हैं तो जल्दबाजी में लोग सामान गिरा देते हैं, है ना, और वो सामान आपके ऊपर ही गिर जाता है, इससे चोट लग जाती है ना। तो ये मुख्य कारण है एक्सीडेंट का। तो इसमें जैसा कि एक फ़ोटो दिखा गया है, इसमें एक ब्रिक का स्टैक है, इसको किसी ने डी स्टैक किया, बट एक तरफ देखा गया कि वो पूरा जो स्टैक है हटा दिया, उसके नीचे इसने सपोर्ट दे दिया है। तो ये गलत तरीका है जो कि दिखा रहे हैं। ठीक है, यदि हम सही तरीके से डी स्टैकिंग नहीं करेंगे तो इसमें वर्कर्स को चोट लगने की
संभावना है, ठीक है। तो डीस्टैकिंग में क्या हो सकता है, कॉम्पिटेंट सुपरवाइजर हमेशा होना चाहिए जब डीस्टैकिंग कर रहे हैं। जब डीस्टैकिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो चाहिए कि डीस्टैकिंग हो रहा है उसी दौरान दूसरी जगह डीस्टैकिंग में ये ध्यान रखना, डीस्टैकिंग में ये ध्यान जरा जरूरी है कि जब कोई डीस्टैकिंग हो रही तो उस दौरान कोई स्टैकिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सामान उतर रहा था, दूसरा जिस तरफ से व्यक्ति सामान उसको रखना नहीं लग जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप सामान उतरना चाहिए, पहले ऊपर का उतरेगा फिर उसके नीचे का, फिर उस ऐसा है, बीच में का सामान निकालने से इस प्रकार की कंडीशन हो जाती है। एक वर्क मेथड डेवलप करना चाहिए, ये बहुत जरूरी। उसके बाद है टॉपिक हमारा हजार्डियस एरिया क्लासिफिकेशन फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, है ना। हजार्ड एरिया क्लासिफिकेशन को जोन्स में बांटा गया, 3 जोन में बांटा गया है। इन बातों पर निर्भर करते हैं कि वो एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर कहाँ उपलब्ध है और कितने देर तक उपलब्ध रहेगा, ठीक है। उसमें जोन 0, जोन 1 और जोन 2 3 जोन है। जोन 0 वह जोन है जहाँ पर एक्सप्लोजिव हमेशा उपलब्ध है या फिर लंबे समय तक उपलब्ध है, 1000 या 1000 घंटे से ज़्यादा जोन 0 कैटेगरी में आएगा, सॉरी। तो जोन 1 वह जोन है जहाँ पे एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर है, नॉर्मल कंडीशन ऑपरेशन के द्वारा, नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान उपलब्ध रहता है। जोन 1 में एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर नॉर्मल ऑपरेशन के द्वारा उपलब्ध रहता है, वो जोन 1 कैटेगरी में आएगा, जिसमें जो समय है उसमें निर्धारित किया 10 या 1000 घंटे प्रति साल। यदि वहाँ पे एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर उपलब्ध रहता है तो वो जोन 1 कैटेगरी में आता है। जोन 2 वह जोन है जहाँ पर एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर बहुत ही नॉर्मल कंडीशन नहीं हो सकता है, वहाँ पे होने की संभावना 10 या 10 घंटे प्रति साल से कम है, तो वो जोन 2 कैटेगरी में आएगा। इसका एग्जांपल हम पेट्रोल पंप के एग्जांपल समझ सकते हैं। पेट्रोल पंप पे यदि कोई गाड़ी आती है खाली होने के लिए, तो पेट्रोल जो भर के ला रही है, जो टैंकर है, वो जोन 0 कैटेगरी का आएगा, है ना। और जो पेट्रोल पंप पे जो टैंकर है, अंडरग्राउंड टैंक, वो जोन 0 कैटेगरी में आएगा। साथ ही जोन 1 वो कहलाएगा जहाँ पे आपका रिफिलिंग हो रहा है, पेट्रोल का टैंकर से अंडरग्राउंड टैंक में रिफिलिंग हो रहा है, वो जोन 1 कैटेगरी में आएगा। उसके बाद ही आपका जो जोन 1 है ये भी कहलाएगा जहाँ पे आप पेट्रोल रिफिल कराते हैं गाड़ियों में, तो वो भी आपका जोन 1 कैटेगरी में आएगा। साथ ही अब इसके बाहर जो एरिया है, जो आसपास का क्षेत्र है, वो जोन 2 कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम जोन्स को डिवाइड करते हैं फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में फॉर हैजार्डस क्लासिफिकेशन।